हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फाइनल सर्च के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको दिखाई दे रहा है कि आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं तो दोस्तों मेरा नाम है अजय। ठीक है, तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं अपने आपके आपके द फाइनल सर्च के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, जिसमें आपके क्लास 12 की मैथ्स की शुरुआत से लेके एंड तक फ्रॉम स्क्रैच हम लोग क्या करेंगे, आपकी पूरी एनसीईआरटी की आपके टॉपिक यहाँ पे कवर कराएंगे। तो आज जो है हम लोग क्लास 12 का थर्ड चैप्टर जो है मैट्रिक्स आव्यूह, इससे स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं आप सबको एक बात बता देना चाहूंगा। हम लोगों ने ये डिसाइड किया दोस्तों कि आपको यहाँ पे आपके इसी यूट्यूब चैनल द फाइनल सर्च के यूट्यूब चैनल पे पूरी एनसीईआरटी क्लास 12 की शुरुआत से लेकर एंड तक हम सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारी बोर्ड क्लासेस की हम यहीं से कराएंगे। आपके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन, क्वेश्चन, हर एक चैप्टर की एक्सरसाइज, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको यहाँ पे हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए अपने काम की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आव्यूह। ठीक है, अब सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि आव्यूह होता क्या है। ठीक है, अब देखो आव्यूह क्या है दोस्तों, आप सबने सुना है आव्यूह मतलब, आव्यूह का मतलब होता है किसी भी आंकड़ों को एक व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। क्या होता है, हमको कोई भी एक डेटा दिया जाएगा, उसको बोले कि इसको व्यवस्थित करो, तो उसको व्यवस्थित करने का गणित में जो तरीका होता है ना, उसको बोला जाता है आव्यूह मैट्रिक्स। ठीक है, अब किसी भी आव्यूह को व्यक्त हम कैसे करते हैं, किसी भी आव्यूह को व्यक्त हम करते हैं उसके अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल ए से, क्या बड़े अक्षर। ठीक है, और आव्यूह के अंदर के जो अवयव होते हैं, ये आव्यूह का चिन्ह होता है बड़ा बॉक्स, और किसी भी अंदर के अवयव जो होते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं छोटे छोटे अक्षरों से। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आव्यूह का जनरल तरीका है व्यक्त करने का, जहां पे आई और जे क्या है, आई और जे आव्यूह के पंक्ति और स्तंभ को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, पंक्ति और स्तंभ को। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने एक आव्यूह लिखो कि एक ये आव्यूह है ए, इस प्रकार से क्या है कि इसमें कुछ अवयव निम्न प्रकार है, A11, ये A12, A13 डैश डैश डैश, ये इस प्रकार चलता जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे ये हो जाएगा A21, A22, A23 डैश डैश डैश, ये चलता जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे भी ये चलते जाएंगे अवयव। ठीक है, तो यह आव्यूह को एक इस प्रकार से एक व्यक्त किया जाता है। अब ये 1 1 1 2 1 3 क्या है बेटा, ये व्यक्त करते हैं पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को। ये किसको व्यक्त करते हैं, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को। 1 1 का मतलब ये क्या कह रहा है, ये 1 1 कह रहा है कि भाई मैं पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। A11 मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो अब समझ में आया आई जे का मतलब क्या होता है। आई व्यक्त करता है पंक्ति को और जे किसको व्यक्त करता है, स्तंभ को। अब ये भाई साहब आई जे लिखा क्यों, मान लो बहुत बड़ा आव्यूह आ गया, उसमें बहुत सारे आंकड़े हैं, तो आप ढूंढने थोड़ी बैठोगे यार कौन सा आंकड़ा चाहिए। अगर मान लो मेरे को तीसरी पंक्ति का 5वां अवयव चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, 3 5, तीसरी पंक्ति और 5वें स्तंभ का अवयव। समझ रहे हो, तो ये आई और जे क्या करता है, एक तरह से अवयवों को एड्रेस है, पता बताता है कि भाई इस फला आव्यूह में ये फला अवयव कहां होगा। समझ गए, जैसे मैंने बोला A23, तो A23 का मतलब आप क्या बोलोगे कि दूसरी पंक्ति में और तीसरे स्तंभ का अवयव। ठीक है, तो आपके यहां पे जो ये आई है, ये आई किसको व्यक्त करता है, पंक्ति को। बात समझ आई, और जे किसको व्यक्त करता है, स्तंभ। समझे बात को। अब इसके बाद अब जब हमने आव्यूह को समझ लिया कि आव्यूह होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई भी अब आव्यूह पूछे ना कि भाई आव्यूह पढ़ तो लिया, देखो ये अपने बोर्ड पेपर में ये सवाल नहीं आएगा कि आव्यूह क्या होता है, आपको सवाल दिए होंगे उसको हल करना होगा। समझ रहे हो, पर ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मान लो कोई आपसे बोले कि भाई तू आव्यूह पढ़ तो रहा है, ये कर तो रहा है क्वेश्चन, पर आव्यूह का मतलब क्या होता है, आप क्या बोलोगे। आव्यूह होता क्या है कि किसी भी आंकड़े को व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। समझ आई बात। अच्छा, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि आव्यूह के अंदर नेक्स्ट आता है बेटा आव्यूह का क्रम। क्या होता है वो, आव्यूह का क्रम। ठीक है, अब आव्यूह का क्रम का मतलब क्या हो, मान लीजिए कोई भी आव्यूह है, ठीक है, और उसका जो क्रम है उसको मैं, आव्यूह का जो क्रम है उसको हम व्यक्त करते हैं m गुणा n से। किससे व्यक्त करते हैं, m गुणा n से। अब आप बोलोगे सर m और n क्या है, ध्यान से देखो m और n क्या है। ये जो m होते हैं, m व्यक्त करता है किसको, पंक्ति की संख्या, पंक्तियों की संख्या। m किसको व्यक्त करता है, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और जो आपका n है, ये n किसको व्यक्त करता है, ये व्यक्त करता है स्तंभों की संख्या। किसको व्यक्त करता है, स्तंभों की संख्या।
ठीक है, समझ आई बात। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपके सामने एक आव्यूह बोला कि भाई साहब मान लो कि एक आव्यूह है ए और इसका जो क्रम है वो 3 गुणा 3 है। 3 गुणा 3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस आव्यूह का क्रम 3 गुणा 3 है। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये जो आव्यूह है इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 किसको व्यक्त कर रहा है? पंक्ति को। और मैं आपको बोलूं कि स्तंभों की संख्या कितनी है, तो वो भी कितनी है भाई साहब? अच्छा, बचपन में जब आप गणित के अंदर कोई भी वृत्त या त्रिभुज बना रहे होते थे तो गुरुजी आपको क्या बोलते कि कोई भी, जैसे मान लो मैंने आपको बोला एक त्रिभुज बनाओ जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलो? पहला काम हम क्या करते थे याद है? गुरुजी बोलते बेटा चित्र बनाने से पहले ना पहले कच्चा चित्र बना लो। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोलते थे रफ डायग्राम। ठीक है, तो यही काम आपको यहां करना है। अब मान लो एक मैंने बोला आपके आव्यूह ए है, उसका क्रम क्या है? 3 गुणा 3। अब बोले कि आव्यूह दिखाई कैसे देखा, तो दिखाई देखो कैसे देगा। इसका कच्चा चित्र तो बना ले रफ डायग्राम, तो देखो किस प्रकार दिखाई देगा। अगर मैं इस आव्यूह को इस प्रकार से व्यक्त करूं तो 3 गुणा 3 का मतलब क्या है? इसका क्रम 3 गुणा 3 है, अर्थात इसमें पंक्तियां भी कितनी होंगी? 3, और स्तंभ भी कितने होंगे? 3। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। पहला अवयव क्या होगा बेटा, देखो ध्यान से समझना। पहले अवयव को हम लिखेंगे, अब ये अवयव कौन सा होगा? पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। तो इसको मैं किससे लिखूंगा? A11। समझ में आई बात? आगे बढ़ो। अब ये कौन सा? देखो पंक्ति तो पहली है, अब स्तंभ। पंक्ति का मतलब होता है क्षैतिज लाइन, सीधी लाइन, और स्तंभ का मतलब खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पंक्ति का मतलब तो रो और स्तंभ का मतलब कॉलम। ठीक है, हिंदी वाला रो नहीं, रो, ROW, रो का मतलब पंक्ति। ठीक है, तो ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ की बात होगी। अब हम सीधी लाइन में चल रहे हैं तो पहली पंक्ति में चल रहे हैं, पर ये कौन सा स्तंभ आ गया? ये दूसरा, तो उसको बोलेंगे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, A12। ठीक है, अब आगे बढ़ो। ये कौन सी आ गई? पंक्ति तो पहली है भाई साहब, देखो ध्यान समझ रहे हो, पंक्ति तो पहली है, पर स्तंभ कौन सा आ गया? तीसरा, A13। अब बताओ आगे बढ़ू क्या? नहीं भाई साहब, क्यों? क्योंकि इसमें इसका क्रम क्या है? 3 गुणा 3। अरे स्तंभ 3 ही है, तो 3 से आगे हम नहीं जाएंगे। तो चलो आव्यूह को यहाँ पे बंद कर देते हैं। नीचे आओ। अब ये कौन सा अवयव होगा? A21। दूसरी पंक्ति देखो और पहला स्तंभ। तो ध्यान रखना, ये जो होता है ये तो होते हैं हमारे कॉलम, और ये क्या होते हैं? सीधी लाइन है, ये बोलते हैं अपन रो। पंक्ति, कॉलम मतलब स्तंभ। आगे बढ़ो। A22 मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। अगला अवयव क्या आएगा? A23, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। नीचे आ जाओ। अब तीसरी पंक्ति में आ गए तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ? A31, इसको तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। समझ आया? और तभी हमने कहा कि इसका क्रम कितना था? 3 गुणा 3। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गई होगी बात कि आव्यूह क्या होता है, इसको व्यक्त कैसे किया जाता है। आव्यूह के जो अवयव होते हैं उसको हम व्यक्त करते हैं छोटे अक्षर से। ठीक है, और आव्यूह को जो मेन आव्यूह होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर। यह ध्यान रख गया। उसके बाद हमने देखा कि आव्यूह का क्रम क्या होता है, तो कोई भी आव्यूह का क्रम होता है उसको हम व्यक्त करते हैं M गुणा N से, जहां M क्या होती है? पंक्तियों की संख्या, और N क्या होती है? स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से बताना, देखिए कौन कौन बताता है। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक आव्यूह लिखा, ठीक है, एक आव्यूह लिखा, मान लीजिए एक आव्यूह है A, ठीक है, और उसको मैं इस प्रकार से व्यक्त कर रहा हूं BIJ, जहां B क्या है? इसके अंदर के अवयवों को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और मैंने बोल दिया कि इस आव्यूह का जो क्रम है ना वो है 3 गुणा 4। क्या है? 3 गुणा 4। अभी पहले उदाहरण है आपके सवाल में 3.1 में, 3.1 में। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी? मैंने आपसे क्या पूछा कि बताओ इस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो क्या बताओगे? बताओ कितनी होगी भाई, कोई बताएगा? अरे भाई आव्यूह में क्रम कितना है? 3 गुणा 4 है ना, इसका मतलब पंक्तियां कितनी है? 3, स्तंभ कितने हैं? 4। कुछ भी नहीं करना, कुछ तो करना है। अपने को क्रम अवयवों की संख्या निकालनी है, तो संख्या का मतलब जो इसका क्रम है ना इसको वास्तव में गुणा करा दो। तो जब 3 को 4 से गुणा करा दोगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो इसका मतलब अगर किसी भी आव्यूह के क्रम को आप गुणा कराओगे, जो आपको आंसर मिलेगा ना वो आव्यूह में क्या दर्शाता है? अवयवों की संख्या। समझ आई बात? मैंने मान लो बोल दिया कि एक आव्यूह है A, उसका मान लो क्रम है 2 गुणा 3। कितना है? 2 गुणा 3। अब मैं आपको बोलूं कि बताओ इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? अरे 2 को 3 से गुणा करा लो, क्या आएगा? 23। 2 को 3 से गुणा कराओ, क्या आएगा? 6। क्या आएगा? 6। तो ये अपने क्या हो गया? आव्यूह में अवयवों की संख्या। आई होप यहां तक क्लियर।
तो आव्यूह में क्रम समझ में आ गया। क्रम का मतलब क्या होता है, m गुणा n, जहां m पंक्ति की संख्या और n स्तंभों की संख्या। उसके बाद हम आगे बढ़े कि आव्यूह में मान लो कि कोई आव्यूह है m गुणा r, उसमें अवयवों की संख्या कैसे निकालोगे, तो m और n को गुणा करा लो। जैसे मैंने बोला कि एक आव्यूह a है, उसमें उसका क्रम 3 गुणा 4 है, तो उसमें अवयवों की संख्या क्या है, 3 को 4 से गुणा करा है 12। दूसरा उदाहरण देखा कि एक आव्यूह a मान लिया, उसमें क्रम उसका कितना है, 2 गुणा 3। 2 गुणा 3 का मतलब बेटा पंक्तियां कितनी होंगी, 2, और स्तंभ कितने होंगे, 3, और अवयवों की संख्या कितनी आएगी, 2 गुणा 3 6। यहां तक बात समझ में आई, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अपने 3.1 में जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं ध्यान से देखिए। तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है आव्यूह के प्रकार। ठीक है, तो देखिए अब आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, भाई बहुत प्रकार के होते हैं, तो वही पढ़ेंगे हम लोग। अब बहुत कितने, आइए देखते हैं आव्यूह के प्रकार। अब अंग्रेजी छात्रों के लिए मैं बता दूं, प्रकारों के अंग्रेजों के लिए बोलते हैं इसको अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है भाई, राइटिंग थोड़ी सुंदर है मेरी, तो अगर कहीं समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। अब पूछोगे कैसे, कमेंट कर देना भाई। आज अपन क्या देखे थे, आव्यूह के प्रकार। अब देखो आव्यूह के प्रकार क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंक्ति आव्यूह, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में रॉ मैट्रिक्स। ठीक है, रॉ। अब रॉ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया बेटा कि आव्यूह का कोई भी जो क्रम होता है उसको आप किससे व्यक्त करते हो, m गुणा n से। ठीक है, ये आव्यूह का क्रम हो गया, जहां m किसको व्यक्त करता है, अपने पंक्ति की संख्या को, और n किसको व्यक्त करता है, आपके स्तंभों की संख्या को। m तो शो करता है रॉ को, और n किसको शो करता है, कॉलम। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कि रॉ मैट्रिक्स इसको बोलोगे आप। अब रॉ मैट्रिक्स का मतलब अगर किसी भी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए, 1, मतलब अगर इस m में ना m गुणा n में m का मान कितना हो जाए, 1, तो रॉ मैट्रिक्स का मतलब कोई भी आव्यूह रॉ मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका क्रम क्या हो जाएगा, 1 into n, मतलब पंक्ति की संख्या कितनी हो जाए, 1। सीधी बात है, पंक्ति आव्यूह है, इसका मतलब उसमें क्या होगी, पंक्ति। अब उसको व्यक्त कैसे करोगे, देखो मान लो ये एक आव्यूह लिखा मैंने a, और उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिख दी मैंने, a11, a12, a13 डैश डैश, तो ये सब क्या हो गया, एक पंक्ति आव्यूह होगा जिसमें पंक्ति की संख्या क्या हो जाए, 1। कोई आपसे पूछे कि बताओ पंक्ति आव्यूह क्या बोलते होता है, तो क्या बोलोगे, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1, और उसका क्रम क्या होगा, 1 into n, 1 गुना n। तो 1 तो पंक्ति और n क्या हो जाएंगे, स्तंभों की संख्या। देखो स्तंभ ज्यादा हो सकते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पंक्ति एक ही है पर स्तंभ कॉलम अलग अलग। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते, देखो उसके बाद दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट है आपका स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, अब स्तंभ आव्यूह का मतलब क्या होता है, बताओ आप लोग बताओ क्या होगा। अगर रॉ आव्यूह में पंक्ति आव्यूह में पंक्ति 1 हो गई, तो स्तंभ आव्यूह बताओ अब क्या 1 हो जाएगा, स्तंभ 1 हो जाएगा, सिंपल सीधी सी बात है। तो अब अगर आव्यूह स्तंभ आव्यूह होगा तो उसका क्रम क्या हो जाएगा, पंक्ति तो m ही रहेगी, परंतु अब जो स्तंभ था ना n, वो क्या हो जाएगा, 1 ठीक है। और इसको कैसे व्यक्त करोगे आप, इसको व्यक्त करोगे, मान लिया हमने एक आव्यूह लिखा a, और स्तंभ आव्यूह में क्या लिखोगे, अब देखो स्तंभ 1 है, समझ रहे हो, पंक्तियां अलग अलग हो सकती है, तो उसको व्यक्त करेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ठीक है, अब ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, a21, ये क्या हो जाएगा, a, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और ये भाई साहब चलता ही जाएगा, स्तंभ तो एक ही रहेगा। समझ रहे हो बात को, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह। आगे बात समझ, पंक्ति आव्यूह पंक्ति 1, स्तंभ आव्यूह स्तंभ 1। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अपना दूसरा आता है वर्ग आव्यूह। अब वर्ग आव्यूह क्या होता है भाई, वर्ग आव्यूह का मतलब नाम से स्पष्ट है, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग किसको बोलते हो आप लोग, अरे पढ़ा होगा सबने, वर्ग का मतलब कि भाई गुरुजी ऐसी ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो, उसको वर्ग ही बोलते हो। अब इसमें भुजाएं आकृति तो है नहीं, क्या है, आव्यूह, और आव्यूह में क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ। तो कोई भी आव्यूह या कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होगी, समान, बराबर। ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियां और स्तंभ समान हो, बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका क्रम कैसा होगा, मान लीजिए एक आव्यूह लिखा a, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका क्रम मान लो 3 गुणा 3, 3 into 3, तो ये 3 गुणा 3 की एक वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह के अंदर ध्यान रखना, स्तंभ और पंक्तियां दोनों क्या होंगी, समान।
और वर्ग अवयव जैसे मान लो एक ही में लिख दिया अवयव ए हो गया, ये 4 गुणा 4 4 इंटू 4 का, ये भी एक स्तंभ अवयव हो गया। एक बी लिख दो आप 5 इंटू 5, ये भी एक स्तंभ स्क्वायर अवयव हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। समझ आए? पर अपने जो सिलेबस है उसमें 3 इंटू 3 तक ही आएगा और 2 इंटू 2 तक ही आएगा। ठीक है, 3 गुणा 3 और 2 गुणा 2 प्रकार के ही वर्ग अवयव अपने को देखते, 4 गुणा 4 और 5 गुणा 5 नहीं है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ समान। उसको कैसे लिखोगे भाई? इसको लिखने का तरीका क्या है? मान लिया अपन ने कोई एक अवयव है, ये ए, ठीक है, या बी ले लो इस बार, और बी एक वर्ग अवयव कब होगा? 3 गुणा 3 की बात करें तो उसको ऐसे लिखोगे, पहला ए 1 1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये ए 2 1, ए 2 2, और ये क्या हो जाएगा अपना ए 2 3। नेक्स्ट ए 3 1, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इसका क्रम क्या हो गया बेटा? 3 इंटू 3, पंक्तियां भी 3 और स्तंभ भी 3, रो भी 3 और कॉलम भी। समझ आ गई बात? तो 3 प्रकार के अवयव हमने देख लिया अभी तक। कौन कौन से? पहला कौन सा देखा? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव मतलब एक ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या 1 हो। उसके बाद स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव मतलब स्तंभ 1 हो जाए खड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब a matrix is called to be a square when both row and column, the number of row and column they both are same। मतलब एक वर्ग अवयव कब होगा? जब उसके अंदर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या हो? समान। समझ आई बात? 3 अवयव पढ़ लिया हमने। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है, अब वर्ग है ना, वर्ग के अंदर क्या होता है? विकर्ण। अरे भुजाएं तो होती है, दूसरा क्या होता है? विकर्ण। अब जो अपना अगला अवयव आएगा उसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखें क्या होता है, आइए देखें। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वर्ग विकर्ण अवयव की। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना अवयव है दैट इज विकर्ण अवयव। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो विकर्ण होता है अब वो होगा किसके अंदर? वर्ग के अंदर ही। तो विकर्ण अवयव के लिए 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2। ध्यान रखना 2 कौन कौन सी। पहली शर्त, पहली कंडीशन तो यह है कि प्रत्येक विकर्ण अवयव ना एक वर्ग अवयव होता है। प्रत्येक विकर्ण अवयव क्या होता है? एक वर्ग अवयव। ध्यान रखना हमेशा, विकर्ण अवयव तभी बनेगा, पहली कंडीशन वर्ग अवयव, अर्थात उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या m का मान किसके बराबर होगा? n। पहली शर्त, प्रत्येक विकर्ण अवयव क्या होगा? एक वर्ग अवयव का। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो वर्ग विकर्ण अवयव होगा उसमें सिर्फ केवल विकर्ण के अवयव अशून्य होंगे। विकर्ण के अवयव अशून्य होंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, या फिर विकर्ण के अलावा, ठीक है, विकर्ण के अलावा बाकी जो सभी अवयव होंगे ना बेटा, विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। बाकी सभी अवयव क्या होंगे? शून्य। समझे? नहीं समझे? इधर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अपन ने मैं आपके सामने एक विकर्ण अवयव लिखता हूं ए। ठीक है, देखना कैसे लिख रहा हूं मैं इसको। 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। ये आपके सामने एक विकर्ण अवयव लिखा। अब जरा इसको ध्यान से देख के बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका क्रम क्या है? क्रम मतलब कितनी पंक्तियां हैं इसमें? पहली पंक्ति R1 रो 1, दूसरी पंक्ति रो 2 R2, तीसरी पंक्ति रो 3 R। और कितने स्तंभ है बेटा? 3 स्तंभ है, C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 और C3। तो इसका क्रम क्या हुआ? 3 पंक्तियां 3 स्तंभ, 3 गुणा 3। देखो पहली कंडीशन सही हो गई कि विकर्ण अवयव क्या हुआ? एक वर्ग अवयव। दूसरी कंडीशन क्या लिखी मैंने? ध्यान से पढ़ो कि केवल विकर्ण के अवयव अशून्य होंगे। विकर्ण मतलब अरे भाई यही तो हुआ विकर्ण, हाँ कि ना? यही हुआ हमारा विकर्ण। तो देखो विकर्ण पे अवयव क्या क्या है? 1 2 और 3, और विकर्ण के अलावा पूरे अवयव में, पूरी मैट्रिक्स में बाकी सभी अवयव क्या है? 0। तो ऐसा अवयव विकर्ण अवयव कब कहलाएगा? जब उसमें विकर्ण के अवयव अशून्य हो, बाकी सारे अवयव क्या होंगे? शून्य, 0। समझ आ गई बात? पक्का क्लियर? तो ध्यान रहेगा विकर्ण अवयव क्या होते हैं? 2 कंडीशन। पहली कि प्रत्येक विकर्ण अवयव क्या होगा? एक वर्ग अवयव होगा।
ठीक है। और दूसरा क्या ध्यान रखोगे कि केवल विकर्ण के अवयव अशून्य होंगे, मतलब विकर्ण के अलावा बाकी सब क्या होगा, जीरो। विकर्ण अभी सीधे से बोलता है भाई मैं विकर्ण हूं, तो विकर्ण के बचेंगे, बाकी सब जीरो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद बात करते हैं अपना, उसके बाद अपना आता है कौन सा, विकर्ण आव्यूह देख लिया हमने। विकर्ण आव्यूह के बाद हम लोग देखेंगे अदिश आव्यूह। कौन सा आव्यूह, अदिश आव्यूह। अब ध्यान से देखना अदिश आव्यूह क्या होगा। देखो बेटा, अब विकर्ण आव्यूह का ही नेक्स्ट प्रकार है अदिश आव्यूह। विकर्ण समझ लिया ना, इसका मतलब अदिश समझ में आ गया। अब विकर्ण देखो, अदिश आव्यूह की बात करो। नेक्स्ट अदिश आव्यूह। अब अदिश आव्यूह की क्या शर्त है, पहली शर्त तो यही बोलेगा कि भाई साहब अदिश आव्यूह बोल रहा है कि अदिश आव्यूह खुद एक विकर्ण आव्यूह होगा। समझ रहे हो, अदिश आव्यूह खुद क्या होगा, एक विकर्ण आव्यूह होगा। अदिश खुद एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब डायगोनल मैट्रिक्स में अदिश कब हो जाएगा, वो ये बोलता है सभी, सेकेंड कंडीशन, सभी विकर्ण के अवयव क्या हो जाएंगे, समान। सभी विकर्ण के अवयव क्या हो, समान। समझे बात को, नहीं, इधर देखो। जैसे मान लो फिर से हमने एक आव्यूह ले लिया बी। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये विकर्ण आव्यूह होगा। मान लो मैंने ये ले लिया जीरो, सॉरी गलती हो गई भैया। देखो मान लो पहला जो अपना अवयव है ये मान लो 1 0 0। ठीक है, विकर्ण आव्यूह मतलब सिर्फ विकर्ण के अवयव होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। दूसरा मान लो 0 1 0 0 0 1। अब क्या किया हमने, विकर्ण के अलावा बाकी सब जीरो, परंतु विकर्ण के जो सारे अवयव हैं वो क्या हैं, समान हैं, बराबर हैं। समझ रहे हो, तो अगर विकर्ण के अवयव बराबर हो जाएंगे तो ऐसे आव्यूह का आप क्या बोलोगे, अदिश आव्यूह, या अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं भाई, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आई बात। अरे सिंपल सी है, देखो हमने देखा कि मान लो एक आव्यूह, विकर्ण आव्यूह कब था, अगर मैं लिखूं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो ये तो अपना हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स में ये स्केलर मैट्रिक्स कब बन जाएगा, अदिश आव्यूह कब बन जाएगा, जब विकर्ण के आव्यूह बराबर कर दो। अगर ये 1 2 3 की जगह में 1 1 1 कर दूं, ये 4 4 4 कर दूं, सब बराबर कर दूं, कहने का मतलब, तो वो क्या बन जाएगा, अदिश आव्यूह। समझ आ गई बात, पक्का। तो शुरुआत से देखें अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला कौन सा देखा था बताओ, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या बताया था मैंने, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या क्या हो जाए, पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह किसको बताया था मैंने, कि ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो जाए, एक, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ के बाद क्या देखा था अपन ने, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था, वर्ग है मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होगी, बराबर, समान, तो उसको क्या बोल दिया, वर्ग। अब वर्ग के अंदर अपन ने देखा विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह होने के लिए मैंने आपको दो शर्तें बताई। पहली पहली क्या बताई, कि हर विकर्ण आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा। अरे भाई विकर्ण कहां खींचोगे, वर्ग में ही खींचोगे, तो हर विकर्ण आव्यूह क्या होगा, एक वर्ग आव्यूह का। दूसरा, वो विकर्ण आव्यूह कब बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स कब बनेगी, जब उसमें सिर्फ विकर्ण के अवयव हो, बाकी सब अवयव क्या हो, शून्य। ठीक है, अब विकर्ण में ही अगला अपन ने देख लिया स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। और अदिश आव्यूह कब बनता है, होता विकर्ण आव्यूह है, पर अगर सारे विकर्ण के अवयव समान हो जाएं तो उसको आप क्या बोल दोगे, अदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। समझ आ गई बात, पक्का, क्लियर है यहां तक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो अपना आता है वो आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब हिंदी में कहते हैं तत्समक आव्यूह। अब बेटा तत्समक आव्यूह है ना, वो भी विकर्ण का ही प्रकार, समझ लो। मैंने ये जो आपके सामने लिखा है ना, ये वास्तव में ये एक है ना, तत्समक आव्यूह ही है। क्या है, तत्समक आव्यूह ही। तत्समक मतलब, तत्समक आव्यूह का मतलब आई, इसको व्यक्त करते हैं आई से, आइडेंटिटी। अगर विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाए, एक, सभी अवयव क्या हो जाए, एक, तो उसको क्या बोल दोगे, तत्समक। ठीक है, तो तत्समक किसका प्रकार हुआ, हुआ अदिश का ही। अगर मान लो इसमें अगर आप 4 4 और मैं 4 लिखूं, 4 4 तो स्केलर मैट्रिक्स। परंतु अगर मैं आइडेंटिटी आव्यूह लिखना है, मान लो मैंने ऐसे लिखा, आव्यूह ए बराबर 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया, ये एक तत्समक आव्यूह हो गया। उसका क्रम क्या हुआ बेटा, 2 गुणा 2। समझ आ गई बात,
क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो विकर्ण नाभियों के 3 प्रकार हो गए। विकर्ण नाभि पहला क्या हुआ? विकर्ण नाभि में सिर्फ विकर्ण के अवयव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? 0। विकर्ण नाभि में दूसरा आ जाओ, क्या आया अपना? वो आया अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह कब बोलोगे आप? जब किसी भी विकर्ण आव्यूह में सभी विकर्ण के अवयव क्या हो जाए? समान, तो उसको क्या बोलोगे? अदिश। और तत्समक आव्यूह कब बोलोगे? अरे भाई जब सारे विकर्ण के अवयव क्या हो जाए? एक, उसको क्या बोलोगे? तत्समक आइडेंटिटी आव्यूह। ठीक है, क्या हो जाए? एक, सबका मालिक एक, एक हो जाए। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद अपना, उसके बाद आता है जीरो मैट्रिक्स। क्या आती है? जीरो मैट्रिक्स। टेंशन मत लो, बस ये आखिरी है भाई। आप सोचोगे कि गुरुजी कितने प्रकार हैं, बस ये आखिरी प्रकार। तो लास्ट क्या है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो, आप नाम से स्पष्ट है, आप सभी बता सकते हो कि किसको बोलोगे जीरो मैट्रिक्स? बताओ। हाँ हाँ, सही सोच रहे हो आप लोग। किसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स हम लोग? जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या हो? शून्य, जीरो, 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 जीरो। तो ये एक 2 गुणा 2 का शून्य आव्यूह हो गया। समझ गए? तो शून्य आव्यूह क्या बोलोगे? जीरो मैट्रिक्स इसको बोलोगे कि ऐसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य। समझ गए? और आप यकीन मानिए, ये जो हमने आज पढ़ा है इसके हिसाब से आपके आव्यूह में 3.1 है, 3.1 एक्सरसाइज, वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। सिर्फ एक टॉपिक बचता है, वो है आपका समान आव्यूह। कौन सा? समान, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, वो लास्ट में वो भी पढ़ लें, बस ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर और देखेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, MCES, सही है ना भाई स्पेलिंग? समान आव्यूह। ठीक है, ओके, डन। चलो, तो समान आव्यूह का मतलब, अब मेरे को एक बात बताओ आप सब लोग, कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई 2 आव्यूह है, वो 2 आव्यूह समान कब होंगे? बताओ। अगर मैं बोल दूं कि एक आव्यूह ए है और एक आव्यूह बी है, वो दोनों समान कब होंगे? ए आव्यूह ए किसके बराबर और आव्यूह बी के कब होंगे समान? अरे जब वो समान होंगे। अरे कोई चीज बराबर कब होती है? जब बराबर होती है। इसमें क्या बताऊं मैं आपको? देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैंने एक आव्यूह लिख दिया 1 2 3 4, ये एक आव्यूह लिख दिया हमने, इसका क्रम कितना है? 2 गुणा 2। ठीक है, तो इसका समान आव्यूह बताओ क्या होगा? अरे इसी की फोटोकॉपी कर देने का, तो अगला आव्यूह क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, बस ये समान आव्यूह हो गया। हाँ यही है, इसी को ही कहते हैं समान आव्यूह, लिख दिया ऐसे। अब आप पूछोगे सर सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे तो आएगा नहीं कि समान आव्यूह क्या होता है, कि लिखना है कि भाई जो समान होता है, ऐसा तो आएगा नहीं। अब सवाल कैसे आएगा? सवाल अभी बताते हैं कैसे आएगा, ध्यान से देखो। सवाल ये है, मान लीजिए आपके सामने एक प्रश्न लिखता हूं मैं। ये सवाल है कि एक आव्यूह ए है, आव्यूह ए बराबर मैं लिख दिया 1 x 3 एंड y। ठीक है, और एक आव्यूह हम बी लिख देते हैं, आव्यूह बी लिख दिया मैंने 2 4, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, 2 4 नहीं भाई, समान आव्यूह है ना। तो देखो आव्यूह बी क्या हो गया? आव्यूह बी मान लिख दिया मैंने ए बी, ठीक है, और 5 एंड 6 ये लिख दिया। और मैं आपको कह रहा हूं कि 2 आव्यूह है ए और ये आव्यूह बी, और दोनों क्या है? समान आव्यूह। दोनों क्या है? समान आव्यूह। अब आपकी किताब जो है, जो बुक है, उसके अंदर 2 शर्तें लिखी हुई है। अब शर्तें बताऊं क्या लिखी हुई है? मेरे को एक बात बताओ, आव्यूह में होता क्या क्या है? अरे 2 ही चीजें होती है, पंक्ति और स्तंभ। तो कोई आव्यूह समान कब होगा? जब उसमें पंक्तियों की संख्या समान हो, जब उसमें स्तंभों की संख्या समान हो, और जब अगर पंक्ति और स्तंभ समान है, अरे तो भाई क्रम भी समान होगा। तो सीधा ही कह दो ना, समान कब होगा? जब मतलब समान होगा, सीधी बात। अब ये आव्यूह दिया हुआ है ए और आव्यूह बी दोनों बराबर, कह रहे समान आव्यूह है, तो बताओ सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा, क्या बताना है भाई साहब अपने को? हमको बताना है कि बताओ कि आपके ए बी एक्स और वाई के मान क्या? किसके? ए बी एक्स और वाई के मान आपको निकालो। कैसे निकालोगे? खुद ही बता दो आप। समान आव्यूह है, इसका मतलब अगर 2 आव्यूह समान है तो उनके संगत आव्यूह क्या होंगे? समान। अब बेटा एक बात बताओ, ये दोनों अगर बराबर हैं तो बराबर कब होंगे? इधर देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 1। तो इसका मतलब ए का मान कितना हो गया? 1, सीधी बात। तो ए बराबर तो कितना आ गया? 1, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ो। इधर आव्यूह कितना है? इधर आव्यूह कितना है? x, और यहाँ कितना है? 5, और बराबर होने के लिए x का मान कितना होना चाहिए? 5। नीचे आओ, इधर 3 और उधर क्या है? b। तो अगर ये समान है तो b का मान कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पे क्या है? y, और इधर क्या है? 6, तो y का मान कितना हो जाएगा? बस दैट्स इट।
ये 1 नंबर का सवाल आता है आपके बोर्ड में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023-24 जो भी आएगा उसके अंदर 1 नंबर का सवाल पक्का आता है कि अगर दो आव्यूह समान है तो बताइए इनके मान क्या क्या हो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही होगा, बाकी हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको आज की वीडियो में काफी मजा आया होगा और सबको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बता सकते हैं। आपकी कोई विशेष डिमांड हो, कोई विशेष इच्छा हो कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए या ये चैप्टर पढ़ाइए, तो हम उसके लिए भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए सब लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहो। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।